नमस्कार। चूँकि मैं भी आइसोलेट हूँ, बहुत दुखद घटना एक हो गई है और कोरोना की वजह से क्लासेस भी बंद हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ दिया जाए अपने तरफ से विद्यार्थियों को, जिससे कि उनकी पढ़ाई भी न रुके और हमारे और उनके बीच का अट्रैक्शन भी बना रहे। इस क्रम में मैंने सोचा कि मैं कोई क्लास या कोई उस तरह की बात नहीं बताऊंगा कि ये आएगा पेपर में, वो आएगा पेपर में, क्योंकि ये जो समय अभी चल रहा है, एक्चुअली ये न तो पढ़ने में मन लगेगा न तो पढ़ाने में मन लगेगा। ये पूरा का पूरा आपदा और विपदा का समय है। इसमें है कि हम अपने स्टडी को अपने पढ़ाई से और अपने पढ़ाई को करंट सिनेरियो से कैसे जोड़ लें, इस बारे में ये पूरी की पूरी लेक्चर स्टार्ट किया है मैंने। और इसमें फोकस ये है कि आज की समस्याओं को हम पीछे से भी जोड़कर देखें। इस क्रम में चूंकि मैं आप लोगों को रजिया सुल्तान तक पढ़ा चुका हूँ और क्लासेस उसके बाद भी चलेंगे, लेकिन अभी मैं शुरू से ही मध्यकालीन हिंदुस्तान स्टार्ट करने वाला हूँ और करने जा रहा हूँ, वाला नहीं हूँ, जा रहा हूँ करने। जिसमें कि सबसे पहला जो परसेप्शन हमारे दिमाग में बनता है या दिमाग में बनाया गया है, वो ये परसेप्शन है कि हिंदुओं पर इस्लाम ने आक्रमण किया। क्या यह सही है कि हिंदुओं पर इस्लाम ने आक्रमण किया? या ये परसेप्शन सही है कि एक राजा पर दूसरे राजा ने अपनी हितों के लिए आक्रमण किया? क्या यह भी सही है कि एक राजा दूसरे राजा से अपने राज्य को संरक्षित रखने के लिए आक्रमण किया? दो तीन सिद्धांत निकल कर आते हैं इसमें एक्चुअली, और उन्हीं सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे इसमें और समझेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। अब कहानी स्टार्ट होती है मोहम्मद साहब के जन्म से। मोहम्मद साहब का जन्म होता है अरब में, और जन्म से उन्होंने संघर्षरत कबीलों को, जितने भी कबीले जो आपस में लड़ रहे थे, उनको एक बना दिया। और एक बनाया किस आधार पर? एथिक्स के आधार पर, मूल्यों के आधार पर। वो मूल्य कौन थे जिसको फ्रांस के क्रांति ने अपने अंदर शामिल किया? बंधुता, समानता इत्यादि के आधार पर वो अपने आप को शामिल कर ली। लेकिन तत्काल सिनेरियो को हम देखें तो पूरा विश्व जो था वो सामंतवाद की होड़ में लगा हुआ था। हम आप लोगों को सामंतवाद पढ़ा चुके हैं कि सामंतवाद कैसे इमर्ज करता है और कैसे वो सामंतवाद राज्य के लिए या देश के लिए दुखदाई होता है और कैसे राज्य को, फिर राजा को परेशान करता है। अब एक पक्ष तो हो गया कि पैगंबर साहब आगे उन्होंने कुरान वगैरह की जो भी बातें हैं किया उन्होंने, ठीक है। अब दूसरा पक्ष जो निकल कर आता है, जो संघर्षरत कबीले थे आफ्टर पैगंबर साहब, वो फिर संघर्ष में आ गए। कहीं पे उत्तराधिकार की लड़ाई, कहीं पे सत्ता की लड़ाई, कहीं पे साम्राज्य को विस्तार करने के लिए लड़ाई होने लगा। ये होते होते एक बहुत अच्छा और उम्दा कैरेक्टर आता है इतिहास में, मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी सेंट्रल एशिया में तो विख्यात है, लेकिन भारत में कुख्यात है। विख्यात और कुख्यात का हम लोग सेंस समझते हैं कि विख्यात कैसे और कुख्यात कैसे है। भारत में उसको कुख्यात इसलिए बोला जाता है कि उसने मंदिरों को लूटा, हमारे राजाओं पे या भारत के राजाओं पे आक्रमण किया। और सेंट्रल एशिया में वो विख्यात इसलिए है कि वो नंबर 1 का राजा था। एक राजा के रूप में बहुत नंबर 1 का आदमी था, और मैं भी उसको बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत करने की वजह भी है, और यही सब वजहों को तो हम इतिहास में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ हिस्ट्री का डिफिनीशन स्टोरी विद द मैसेजेस। एक कहानी मैसेज के साथ इतिहास है। अब घटना कुछ यूं घटती है कि ईरान में उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, और यह उत्तराधिकार की लड़ाई स्टार्ट कहाँ से होती है? अल्पतगीन के समय से। अल्पतगीन अब्दुल मलिक का दास होता है। अब्दुल मलिक की मृत्यु होती है, और अल्पतगीन जैसे कि भारत में औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ, उसी तरह अल्पतगीन ने
जो खुरासन का राज्यपाल भी था, देहांत के बाद चाचा का साथ दिया अल्पतकीन ने। लेकिन उत्तराधिकार की लड़ाई में विजयी कौन होता है? उसका भाई। अब जाहिर सी बात है कि आप बीजेपी को सपोर्ट किए हैं और कांग्रेस जीत गई, तब तो आपको छोड़कर भागना पड़ेगा या आपको दबकर रहना पड़ेगा 5 साल। या आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया और जीत गई बीजेपी, तो रहना पड़ेगा। अब इसी क्रम में अल्पतकीन भागकर वहां से एक जगह चला गया जिस जगह का नाम है गजनी, और ये जगह है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान बड़ा मस्त टेरेन था उस समय का। टेरेन मतलब यूं समझ लें कि ईस्ट और वेस्ट दोनों के व्यापार का सेंटर पॉइंट था अफगानिस्तान। लेकिन जब अल्पतकीन यहाँ पर आया, अल्पतकीन यहाँ पे अपने आप को एक्सपेंड करना चाहा, और एक्सपेंड करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्स था नहीं। जब रिसोर्स नहीं था, अब क्या होगा? होगा क्या? अब संसाधन है नहीं। अब इसी बीच में अल्पतकीन डेथ कर जाता है और उसका कोई अपना लड़का नहीं होता है, और वह अपने योग्य एक दास जिसका नाम सुबुक्तगीन है, उसको सत्ता मिल जाती है। कुछ बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन सत्ता सुबुक्तगीन को मिल जाती है। अब सुबुक्तगीन जब शासक बनता है, और वही गजनी के जस्ट बगल में हमारा पंजाब है, जो पाकिस्तान का भी पंजाब और भारत का भी पंजाब। अब दोनों पड़ोसी देश। अब जो पंजाब इधर है, यहाँ पर हिंदू शाही शासक की शासन है, और हिंदू शाही शासक था जयपाल शाही। अब इसको कभी भी ये बात ठीक लगेगी क्या कि हमारे बगल में एक नया राज्य जन्म ले ले? ये बात उसको अच्छी नहीं लगी, और उसने सुबुक्तगीन पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया, लेकिन वही बात है कि जोश और जुनून और भावना में किया गया काम हमेशा बेवकूफ़ी भरा होता है, क्योंकि बेवकूफ़ी और बहादुरी में बड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। बर्फीले तूफान के बीच में फंसकर जयपाल शाही की सेना पूरी की पूरी खत्म हो गई, और जयपाल शाही वहां से हार कर चले आए। फिर यहाँ पे सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है, और सुबुक्तगीन का लड़का मोहम्मद गजनी वहां का शासक बनता है। छोटा सा लड़का, एकदम युवा, यंग एज। जयपाल शाही सोचे कि अभी नया नया लड़का है और चलते हैं, निपटा कर चले आते हैं। गए, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। मामला उल्टा क्या पड़ा? वो हार कर चले आए, और हार कर आए, बड़ी कष्ट हुई उनको, जयपाल को, और अपने पुत्र आनंदपाल को गद्दी देकर और स्वयं आत्महत्या कर ली। अब गजनी एक नया कैरेक्टर आ गया है, और नया कैरेक्टर भी है, जोश है, एक हिंदू शाही शासक को पराजित कर चुका है। अब इसको क्या चाहिए कि अफगानिस्तान में तो रिसोर्स है नहीं, और इसको राजा बनना है, अपने क्षेत्र को विकसित करना है, सेना बढ़ानी है। तो इसको धन की जरूरत पड़े, और ये धन के लिए किधर आ जाता है? भारत। और भारत, मैंने क्लास में बताया है कि जो मंदिर होते हैं, भारत के मंदिर होते थे, वो बैंकिंग का ही काम करते थे। मेनली वो अर्थ इकोनॉमी में बैंकिंग का काम करते थे। और देखते हैं, उसको चाहिए था सिल्क रूट पे कब्जा, गजनी को, और कब्जा करने के लिए सेना चाहिए थी, और सेना के लिए पैसा था नहीं। पैसा के लिए किधर आया? हिंदुस्तान आया। और हिंदुस्तान से पहला जो उसका आक्रमण सामना होता है हिंदू शाही शासक आनंदपाल से, और आनंदपाल को उसने पराजित किया। और पराजित करने के बाद जो दूसरा काम करता है 1008 या 9 ईस्वी में, वो नागरकोट के मंदिर को लूटता है, और लूटकर फिर चला जाता है, क्योंकि पैसा हो गया है। और जब पैसा हो गया है, तब तो फिर वो आगे अपना काम करेगा। फिर जब जब हम इतिहास को इस तरीके से नहीं देखेंगे कि हिंदू के ऊपर मुस्लिम ने आक्रमण किया, नहीं, एक कमजोर जो कि समृद्ध है उस पर एक बलशाली जिसको धन की जरूरत है उसने आक्रमण किया। फिर गजनी आता है। कुछ कुछ राजा उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं रुकता है। वो बहंद के निकट वो आनंदपाल को हराता है, उसके बाद नागरकोट को खत्म करता है। उसके बाद 1018 ईस्वी में उसने कन्नौज पे आक्रमण किया, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि कन्नौज उस समय क्या था? उत्तरापथ का वो एकदम मान लीजिए कि सेंटर पॉइंट था। कन्नौज पे आक्रमण कर लिया,
और वहाँ पे गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक को हरा देता है। बहुत आसानी से, बड़ा अच्छे तरीके से वो सबको निपटाता जाएगा, कोई उसका विरोध भी नहीं करेगा, समझे। उसके बाद वो त्रिलोचन पाल को परास्त करता है, फिर उसके बाद विद्याधर को परास्त करता है, उसके बाद कीर्तिराज को संधित करने पर मजबूर करता है, कालिंचर को जीतता है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर पहुंच गया, और सोमनाथ मंदिर तो बहुत धनी मंदिर था, और यही उसकी धनाढ्यता के कारण उसको भी लूटा जाता है, और खूब बढ़िया से लूट कर और फिर यहाँ से चला जाता है। जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो फिर रास्ते में जाटों से उसका थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ, और उससे क्या होना था, अगर फिर 1030 ईस्वी में नहीं मरा होता महमूद गजनी तो फिर लौट कर आता और जाटों को भी निपटाता। ठीक है, आज गजनी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़े हैं। एक्चुअली ब्लैक बोर्ड और ये सब व्यवस्था भी नहीं है, चूँकि मैं क्वारंटाइन और आइसोलेट हूँ, और सिम्टम्स अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं मेरे, मैं बढ़िया से बोल पा रहा हूँ। पहले तो थोड़ा सा दिक्कत होता था, और इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इसी तरह से अभी जुड़े रहें। फिर बाद में मैं बढ़िया से क्लास रिकॉर्ड बाकायदा ब्लैक बोर्ड पर रिकॉर्ड करके आपको पहुँचा दी जाएगी। जय हिंद।